नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। दुनिया में भारत जनसंख्या के लिहाज से दूसरे नंबर का देश आता है। ये पहले नंबर पर कहते हैं चीन है। चीन की जनसंख्या को वहाँ के लोगों ने, वहाँ के शासन ने, सत्ता ने, सरकार ने, लोगों ने उसको पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया और दुनिया में छा गए। अपने जनसंख्या बढ़ी हुई भारी जनसंख्या को उन लोगों ने उत्पादन क्षमता के रूप में विकसित किया, बढ़ाया और दुनिया के पैमाने पर छा गए। और जब उत्पादन बढ़ा तो जाहिर सी बात है उसके बाद समृद्धि बढ़ी, और समृद्धि बढ़ी तो वहाँ शिक्षा आई, शिक्षा आई तो वहाँ विज्ञान बढ़ा, विज्ञान बढ़ा तो आज की तारीख में चीन सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ है। और भारत रोना रोता है, इसके यहाँ शिक्षा नहीं, यहाँ कुछ नहीं, भुखमरी के शिकार लोग हैं। और बार बार ये कहा जाता है जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है जिसके चलते हमारा विकास नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारा विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम यहाँ सुविधाएं मुहैया नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है। चीन वहीं आपके बगल में जनसंख्या को लेकर के कितना, और आज चीन और तमाम दुनिया के देश जो भी विकास कर रहे हैं उनके यहाँ समस्या हो गई है कि जनसंख्या बढ़ाई कैसे जाए। उनके यहाँ अब इस बात पर रिसर्च हो रहा है और इस बात पर वहाँ सोच किया जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ाई कैसे जाए। और हमारे यहाँ यह है कि हमारे नेता लोग खड़े होकर मंच पर भाषण करेंगे, तुम्हारी संख्या कम हो रही है, अपनी संख्या बढ़ाओ, अगर सत्ता पर नियंत्रण करना है, सत्ता में अगर भागीदारी करनी है तो मतलब है कि मुंडी बढ़ाओ, अपना वोट बढ़ाओ, चिथड़ों में लिपटे रहो, भोजन मिले न मिले। लेकिन साहब आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट की क्या स्थिति है हमारे देश में और क्या स्थिति है हमारे यहाँ संपत्ति वितरण का। संपत्तियों में जो देश की संपदा है उस पर किन लोगों का आधिपत्य है, कौन लोग उस पर हावी हैं, किनके पास कितना धन है। चंद लोग हैं, 10% लोग हैं जिनके पास 73% अपना संपत्ति है, जिनकी राष्ट्रीय आय क्या है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराते हैं और भी साथी हमारे जुड़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ हैं डॉक्टर गुंजन सिंह, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं आशीष रंजन जी। आशीष रंजन जी वैसे तो टेक्नोक्रेट हैं लेकिन बड़ी नौकरियां छोड़ करके ये अपने देश में और खास करके बिहार के अति सुदूर पिछड़े इलाकों में समाज सेवा में आज सम्मिलित हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। तो हम चलेंगे शुरुआती दौर में ही आशीष रंजन से शुरू करते हैं। आशीष रंजन जी, ये जनसंख्या विस्फोट और संपत्तियों का वितरण, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी टिप्पणी? शुक्रिया आनंद भाई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, जी आ रही। तो भारत तो अब नंबर 1 देश हो गया है जनसंख्या में, और आपने सही कहा कि इसको लेकर राजनीति और विषैली राजनीति हमारे देश में होती आई है। जबकि बार बार अर्थशास्त्रियों ने, बार बार वैज्ञानिकों ने जनसंख्या के कारण गिना दिए हैं कि जो देश गरीब है, जहां महिलाओं के पास शिक्षा नहीं है, वो उस समाज में, उस देश में जनसंख्या अधिक है। ये बात साबित हो चुकी है। इस पे कोई जो अकादमिक जगत है, जो भी सोचने पढ़ने लिखने वाले हैं, नीति निर्धारक हैं, सभी को मालूम है कि जनसंख्या क्यों बढ़ती है। और ये जो राजनीति हो रही है, निश्चित रूप से उसको सीधे कहना चाहिए। ये जनसंख्या की जब भी बात होती है, और जिस इलाके से मैं आता हूँ, सीमांचल इलाका, जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ठीक ठाक है, 40 से लेकर 45% तक है, तो वहां पर खासकर बीजेपी की ये राजनीति रहती है कि जनसंख्या को लेकर बहुत हाय तौबा मचाया जाए। जबकि सच ये है कि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा होते हुए भी यहाँ जो फर्टिलिटी रेट है अब स्टेबलाइज कर गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश में देरी से वो हुआ। कई राज्य जो है अपने देश में, खासकर दक्षिण के राज्य हैं, वहां फर्टिलिटी रेट तो 2.2
से कम 2 पे है। तो ये बहुत जो विस्फोटक बना के इसको पेश किया जाता है कि जनसंख्या बहुत खराब चीज है, जनसंख्या के चलते हम पीछे हैं, जनसंख्या के चलते हम गरीब हैं, ये तर्क को उलट कर सर पे खड़े करने की बात है। क्योंकि गरीबी की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या की वजह से गरीबी बढ़ती है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करने लगे हैं, यानी दुनिया में ऐसे देश हैं जिनका पॉपुलेशन जो है जी, आप फ्रीज कर गए, आपका नेट की प्रॉब्लम है हमको लग रहा है। इस बीच हमारे ऐसे समय में जनसंख्या को एक पॉजिटिव रूप में लिया जा रहा है और अपना देश एक ऐसे समय में है, अपना देश एक ऐसे स्थान पे है, वो जनसंख्या को भी ले तो हमें, बहुत युवा देश है, हमारी आधी जनसंख्या युवा है, तो हमें इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह लेना चाहिए। और ये कहा भी जा रहा है, राजनेता भी कभी कभी कह रहे हैं, लेकिन लोगों को बांटने के लिए खासकर जनसंख्या, विस्फोटक जनसंख्या या कुछ खास समुदाय में जनसंख्या बढ़ गई है, इसको लेके तर्क दिए जाते हैं। गैर बराबरी जो इशू है, इनइक्वालिटी जो इशू है, वो पूंजीवाद का एक बहुत बड़ा इशू है, और खासकर जिसको हम लोग आवारा पूंजीवाद कहते हैं या क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं। और अभी अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, उसका कोई कह रहा था कि वो कोविड की तरह स्टेजेस में हो रही है, महामारी की तरह स्टेजेस में हो रही है। मैं एक सटायर देख रहा था, तो आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति, अब ये ऐसे देश में हम जी रहे हैं जहां पर दौलत दिखाना और इस तरीके से दिखाना वो भी स्वीकार करने की कोशिश की जा रही है। इतना वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ कभी नहीं हुआ था अपने देश में, पहले भी बहुत धनाढ्य लोग थे, लेकिन ये वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ की स्वीकार्यता हमें ये बताती है कि इनइक्वालिटी किस हद तक बढ़ गई है, और उसकी स्वीकृति भी समाज में शायद बढ़ी है कुछ खास तबकों में, लेकिन उसका रिएक्शन भी होगा, और पूरे देश में, पूरे दुनिया में रिएक्शन हो रहा है इनइक्वालिटी को लेकर। अभी जो लेफ्ट का अपसर्ज हुआ है, अभी आप फ्रांस को ले लें या ब्रिटेन को ले लें या लैटिन अमेरिका के कुछ देशों को ले लें, इनइक्वालिटी राजनीति का एक अहम चिंतनीय विषय रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी, आपका भी स्वागत है। और जुड़ चुके हैं हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, जनसंख्या विस्फोट को लेकर के जो आतंक पैदा किया गया है हमारे देश में, और खास करके सत्ता पक्ष आतंक पैदा करता है, और इस बीच तो कुछ ज्यादा ही आतंक पैदा किया गया है कि कहा जाता है कि समुदाय विशेष इतनी इतनी शादियां कर लेता है, हर शादियों से 25 बच्चे होते हैं और ये लोग तो पूरा कब्जा कर लेंगे, ये होगा। और सच बात तो ये है कि आप जब शिक्षित नहीं करेंगे, मनोरंजन का साधन नहीं होगा हमारे नागरिकों के पास, तो जाहिर सी बात है अब अपना जनसंख्या तो बढ़ेगा ही, वो इसी में मनोरंजन करते हैं। और यह जो संपत्ति का वितरण है वह भी असमान वितरण, जिसके पास, जिस गरीब के पास कुछ रहेगा ही नहीं तो कैसे क्या करेगा। तो इन सारी चीजों को जो आज जनसंख्या विस्फोटक जनसंख्या रूप की अपना रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और खास करके इसकी आड़ में संपत्तियों पर कब्जा करने का, बलात् कब्जा करने का, कब्जा ही नहीं करना बल्कि भोड़ा प्रदर्शन करने का भी एक शौक सा चल पड़ा है। आपकी इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी प्रोफेसर अरुण कुमार जी। आप म्यूट है सर, आप सर म्यूट हैं। धन्यवाद आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में। तो देखिए, कई सवाल आपने उठाए हैं। एक तो है जनसंख्या का सवाल, दूसरा है कि जनसंख्या किस तेजी से बढ़ रही है, तीसरा है संपत्ति का कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा आना और गैर बराबरी। ये कई सारी अलग अलग चीजें हैं, इनमें सब में ऐसा नहीं कि ये सब एक से जुड़ी हुई हैं। तो पहले तो जो जनसंख्या की बात आपने कही, तो ऐसा होता है कि जहाँ गरीबी होती है, जहाँ पे शिक्षा कम होती है, स्वास्थ्य का अभाव होता है, वहाँ पे देखा गया है कि जनसंख्या ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। क्योंकि मैंने एक स्टडी देखी थी 1976 में, सन 76 में, तो उसमें ये दिखाया था कि अगर एक गरीब परिवार
को अपने एक बच्चा उनके पास होना चाहिए उनके बुढ़ापे के लिए, तो उस समय 5 बच्चों को पैदा करना जरूरी था, जिससे कि एक बच्चा आपका बचेगा जो आपका देखभाल करेगा आपके बूढ़े समय में। तो ये दिखाता है कि जब शिक्षा का अभाव हो, जब स्वास्थ्य की परेशानी हो, जिसको हम बोलते हैं कि सोशल जो पैरामीटर्स हैं, जब वो कमजोर होंगे तो उस समय लोग ज्यादा बच्चे रखेंगे, जिससे कि उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिले। देखा गया है कि जैसे जैसे ये चीज बदली है, जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, तो अपने आप लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। और ये यूरोप में हुआ। यूरोप में सन 19 की शताब्दी में हमने देखा कि वहां पे बहुत तेजी से बढ़त होती थी, लेकिन जैसे जैसे वहां पे सुधार हुआ शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह में, तो उससे फिर वहां पे जो है जनसंख्या का बढ़ने का दर कम हुआ। हमारे यहाँ भी अगर आप देखें तो जनसंख्या का बढ़ने का दर बढ़ता चला गया, क्योंकि हमने जब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट किया आज़ादी के बाद, तो उससे जो डेथ रेट है वो कम हुआ, लेकिन बर्थ रेट कम नहीं हुआ। तो उससे फिर क्या हुआ कि हमारी जब पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन 1990 के सेंसस के बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ भी स्लो डाउन हुआ है। और स्लो डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि जो लोग अब ज्यादा शिक्षित हैं, वहां पे स्वास्थ्य का अभाव जो था ज्यादा वो कम हुआ है। तो अब जो फर्टिलिटी रेट है महिलाओं का, वो 2.08 होता है, जबकि जो पॉपुलेशन स्टेबलाइज करती है, तो उसके आसपास हमारे देश में पहुंच गया है। लेकिन उसमें यह है कि दक्षिण के भारत के जो प्रांत हैं वहां पे गिरावट ज्यादा है, जो उत्तर के जो प्रांत हैं वहां पे गिरावट कम है, क्योंकि वहां पे वो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। पर ओवरऑल अगर देखें तो हमारे यहाँ भी जो बर्थ रेट है वो काफी गिरा है। और खासकर हमने देखा ये जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे मुसलमान हैं, उनको कहा जाता है कि उनकी जो बर्थ रेट है वो हमसे बहुत ज्यादा है। ऐसा अब नहीं रहा है। सबसे ज्यादा बर्थ रेट की गिरावट मुसलमानों में आई है, और अब हिंदू के जो ग्रोथ रेट और मुसलमान का जो ग्रोथ रेट है वो करीब करीब बराबर हो गया है। तो यानी कि जो ये कहा जाता है डर की जय मुसलमान जय एक समय आएगा जबकि वो हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये 1990 के दशक में ये माना जाता था कि 600 साल लगेंगे जबकि मुसलमान और हिंदू की संख्या बराबर होगी। लेकिन आज का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से तो 3000 साल में भी ऐसा नहीं होने वाला। तो ये जो कहा जाता है कि अगले 20 साल में या 50 साल में मुसलमान की संख्या ज्यादा हो जाएगी वगैरह वगैरह, एक तरह से डराया जाता है, वो बात सही नहीं है। दूसरी बात कही जाती है कि देखिए मुसलमान जो ज्यादा बच्चे भी पैदा करता है, जो ज्यादा शादियां करता है वो 2 शादी 3 शादी 4 शादी कर लेता है। पर आप खुद ही सोचें कि अगर एक व्यक्ति 3 शादी करेगा तो मतलब 3 व्यक्ति की शादी नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं का और जो पुरुषों का जो आंकड़ा बराबर ही है करीब करीब। तो अगर ये देखें तो अगर एक व्यक्ति जिसने 3 शादी की है वो जो अगर 10 बच्चे पैदा करेगा, और जो 3 व्यक्ति हैं जिनकी शादी नहीं हुई उनके नहीं होगा, तो फिर जो एवरेज में वही आ जाएगा जो बाकियों का है। तो इसलिए ये कहना भी गलत है कि वो ज्यादा शादी कर लेते हैं, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल मामला जो हो गया है पॉपुलेशन का। हाँ, लेकिन ये जरूर बात है कि जो पॉपुलेशन अब हमारी चीन से भी ज्यादा हो गई है। चीन में पॉपुलेशन गिरने लगी है, क्योंकि वहां पे जो उनका जो रेट था वो गिरावट के उस पर आ गया है, 2.08 से कम आ गया है, तो वहां पे पॉपुलेशन गिर रही है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो समझिए कि अगले 30 साल और बढ़ेगी, और क्योंकि जो अभी जो नौजवान है वो बच्चे पैदा करेंगे तो वो जो पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन ये माना जाता है कि 2060 तक हम भी स्टेबलाइज हो जाएंगे, करीब करीब 1.6 बिलियन यानी 160 करोड़ के ऊपर करीब हम स्टेबलाइज होंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ भी गिरावट शुरू हो जाएगी जनसंख्या की। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि जो समस्या जो जनसंख्या की है, पॉपुलेशन की है, वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे निर्भर करती है, और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम जितना तेजी से बदलेंगे उतना ये समस्या कम हो जाएगी। दूसरी बात रही कि काम देने की, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो वहां पे जो डिपेंडेंसी रेशियो होता है जो परिवार पे कि कितने लोग कमा रहे हैं और कितने लोग खा रहे हैं, वो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाता है, तो उससे गरीबी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि अगर रोजगार पैदा होगा हमारे देश में तो हमारे यहाँ ये समस्या नहीं आएगी। अब आप ये देखिए कि जैसे जापान है, जापान में पॉपुलेशन डेंसिटी हमसे दुगनी है, लेकिन वहां पे क्योंकि लोगों के हाथ में काम है तो इसलिए वहां पे प्रॉस्पेरिटी है। साउथ कोरिया में भी हमसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं ज्यादा है, और उनके पास साधन भी नहीं है, उनके पास लोहा कोयला वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर भी उनकी प्रॉस्पेरिटी है। तो बेसिकली ये है कि अगर सबके हाथ में काम होगा तो उससे जो बेहतरी होगी सब परिवारों की, और उससे फिर जो गरीबी है वो कम होगी। लोग कहते हैं कि नहीं जनसंख्या ज्यादा है,
उत्पादन तो उतना ही है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो गरीबी होगी। मेरा मानना है कि इसमें रोजगार का बहुत बड़ा हाथ है। जब हम प्रोडक्टिव जो एम्प्लॉयमेंट सबके हाथ में देंगे तो जो व्यक्ति है जो काम करेगा वो दूसरों को भी खिलाएगा, दूसरों को भी देखेगा, तो वहां से प्रॉस्पेरिटी बेटर होगी। तो रोजगार की समस्या जो है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और ये जो रोजगार की समस्या है वो तो सबको पता है, महिलाओं में ज्यादा है और जो शिक्षित नौजवानों में बहुत ज्यादा है। तो ये शिक्षित नौजवान है वो बेचारे परेशान हैं, महिलाएं हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है। फिर हम आते हैं कि गैर बराबरी। अब जो इनइक्वालिटी होती है, गैर बराबरी 3 तरह की होती है। एक हम कंजम्पशन से नापते हैं, एक हम इनकम से नापते हैं और एक हम वेल्थ से नापते हैं। तो जो कंजम्पशन यानी खपत की जो होती है वो सबसे कम होती है इनइक्वालिटी। क्योंकि अगर आपकी आमदनी मुझसे 1000 गुना ज्यादा है तो ये तो नहीं कि आप 1000 गुना ज्यादा नमक मुझसे खा लेंगे या 1000 गुना ज्यादा आप गेहूं खा लेंगे। तो ये जो गैर बराबरी होती है, ये जो कंजम्पशन की होती है वो सबसे कम होती है। फिर इनकम की गैर बराबरी होती है। तो इनकम की गैर बराबरी जो होती है वो कंजम्पशन की गैर बराबरी से ज्यादा होती है, क्योंकि जो जितना ज्यादा अमीर होता है उतना ज्यादा सेविंग करता है। तो ये जो गैप है कंजम्पशन में और इनकम में वो ज्यादा बढ़ जाता है। और जितनी ज्यादा सेविंग होती है उतनी ज्यादा वेल्थ होती है, क्योंकि जो आप बचत करते हैं उसको आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपकी वेल्थ जो संपत्ति बढ़ती है। तो संपत्ति की जो गैर बराबरी है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जो आंकड़े आते हैं जैसे क्रेडिट स्विस के आंकड़े हैं, ऑक्सफैम के आंकड़े हैं, बाकी और जो इनइक्वालिटी लैब के आंकड़े हैं, वो सिर्फ सफेद अर्थव्यवस्था के आंकड़े होते हैं, उसमें काली अर्थव्यवस्था नहीं आती है। जो काली कमाई है, जो काली अर्थव्यवस्था है, वो सिर्फ 3% लोगों में केंद्रित है। तो जो संपत्ति उससे उत्पन्न होती है वो और भी ज्यादा केंद्रित है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारे आंकड़े हैं वो जो अभी उपलब्ध होते हैं उसमें अगर काली कमाई भी जोड़ दें तो ये गैर बराबरी और ज्यादा हो जाएगी वेल्थ में और इनकम में। कंजम्पशन की जो इनइक्वालिटी पे उसका असर नहीं पड़ेगा, पर जो इनकम जो वेल्थ की इनइक्वालिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो इनइक्वालिटी है उसके लिए हमें अलग से कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके लिए हमारी फिस्कल पॉलिसीज हैं। और जो फिस्कल पॉलिसीज को देखते हुए हम असंगठित क्षेत्र को मदद करेंगे तो वहां पे ज्यादा रोजगार होगा, उससे वहां पे ज्यादा आमदनी होगी। तो हमारे यहाँ जो गैर बराबरी है वो तरह तरह की है। वो शहरों और गांव के बीच की गैर बराबरी है, वो कैपिटल और लेबर की गैर बराबरी है, वो जो असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की है, वो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर की है, वो रीजनल है कि कई प्रांत है वो बहुत उन्नत है, कई प्रांत बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ये जो गैर बराबरी है इसके कई आयाम हैं। तो अगर हमें इसको कंट्रोल करना है, इस पे कुछ अंकुश लगाना है, तो हमें कई तरह से जो इस पे प्रहार करना पड़ेगा। बस सबसे बड़ा है जो अगर हम जो लोगों के हाथ में रोजगार देंगे, प्रोडक्टिव रोजगार देंगे, तो आमदनी बढ़ेगी, तो उससे जो गैर बराबरी कम होगी। लेकिन उसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी भी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स है। इनहेरिटेंस टैक्स जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हम दौलत संपत्ति पास ऑन करते हैं उसकी जय इनइक्वालिटी कम करता है। वेल्थ टैक्स इसी जनरेशन की इनइक्वालिटी को कम करता है। तो वेल्थ टैक्स लगाएंगे तो आज की जो इनइक्वालिटी है वो कम होगी। इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे तो जो इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी थी वो कम होगी। तो इसलिए हमें ये सारी नीतियां बदलनी पड़ेंगी अपनी, जिसको मैं कहता हूँ कि पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। आज का जो पैराडाइम है, जो नई आर्थिक नीतियां हमने सन 91 से लगाई, तो वहां पे अब हमने गैर बराबरी को कोई माना ही नहीं है। अब जितनी गैर बराबरी बढ़ेगी हम समझते हैं कि वो उतना अच्छा है, तो इसीलिए गैर बराबरी को बढ़ाया जा रहा है। और जो आज की सरकार है उसने तो ये नीति बना ली है कि ऊपर ऊपर जो उनके क्रोनीज हैं उनको सारे एसेट थमा दे रहे हैं, उनकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। जो व्यक्ति आज से पहले 600वें स्थान पे था वो 20वें स्थान पे पहुंच गया अमीरी के। तो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है इसके चलते वो और ज्यादा है। ऊपर दूसरी तरफ आप देखें तो 80 करोड़ को हम गरीब रख रहे हैं, जिससे कि उनको हम कुछ इलेक्शन के पहले कुछ देते रहेंगे तो उनसे हमें वोट मिलता रहेगा। तो ये जो ट्विन पॉलिसी है, एक तरफ गरीब को गरीब रखें और दूसरी तरफ जो अमीर हैं उनके हाथ में हम चीजें थमाते जाएं, खासकर जो हमारे क्रोनीज हैं, तो उससे समस्या और बढ़ जाती है। इससे एक चीज और जो जुड़ी है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। देश का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होता है जब क्रोनिज्म होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में जो इन्वेस्टर होता है वो घबराता है। इसलिए आप देखेंगे तो जब 2014 के बाद बहुत सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो देश छोड़ के चले जा रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच में अगर आप देखें तो 23,000 लोग गए, उसके बाद 2019 में 6,500 गए, 2022 में 7,500 चले गए। और आप पार्लियामेंट में जो आंकड़ा पेश किया गया था, बताया गया था कि 2022-23 में करीब 2.5 लाख लोगों ने देश की जो सिटीजनशिप छोड़ दी वो विदेश चले गए हैं। तो इसलिए कुल मिला के ये जो देखा जाए
तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होने से भी जो गरीब आदमी है उस पर ज्यादा असर पड़ता है। फिर जीएसटी का गलत असर पड़ा, नोटबंदी का गलत असर पड़ा, फिर पैंडेमिक का गलत असर पड़ा, उससे भी गैर बराबरी और बढ़ गई। तो ये सारी चीजें बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क है जिसमें हमको देखना पड़ेगा कि गैर बराबरी को कम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक गैर बराबरी कम नहीं होगी तो देश में सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तीनों आएंगी। ये जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी वजह से देश में एक तरह से अस्थिरता हो जाती है। इसी से होता क्या है कि तरह तरह के सोशल प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं और इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। धन्यवाद। आप म्यूटेड हैं। जी धन्यवाद सर। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम और लोगों का कमेंट लेकर के फिर आपके पास आएंगे सर। आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब हम चलते हैं गुंजन जी के पास। गुंजन जी, जो स्थिति है हमारा हुआ करता था कि जब हमारे यहाँ शिक्षा थी गांव में, मैं अपने ये होता था कि 4, 6, 10 हट्टे कट्टे बच्चे पैदा होंगे तो खेतों में काम करेंगे और हमारे यहाँ ये आमदनी बढ़ेगी। ये आप अगर मजदूर है तो मजदूरी करके लाएंगे और हमारे यहाँ इतनी आमदनी बढ़ जाएगी। और वहीं पर जहाँ शिक्षा है अपने यहाँ तो बड़ा नारा दिया गया, हम दो हमारे दो, और आज की तारीख में तो हम दो हमारे एक पर आकर के मामला टिक गया है। और सच तो यह है कि एक बच्चे की भी जो जितने शिक्षित लोग हैं, ये विकसित लोग हैं, उनका कहना है कि एक बच्चे का भी लालन पालन बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब तो स्थिति ये हो रहा है कि हम दो हमारा कोई नहीं, और अपना कहीं तो कोई हम अपना कोई बच्चा उच्चा ले लेंगे। तो यह जो स्थिति जो हमारे यहाँ यह जो मनोविज्ञान आया है, और उसके बाद एक जगह है कि मंच पर खड़े होकर के लोग नारा लगाते हैं जिनको एक भी बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, जिन लोगों ने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया, वो कहते हैं आबादी बढ़ाओ आबादी बढ़ाओ, और नहीं तो हम तो वो खतरे में आ जाएंगे, वो ये फलाने सत्ता कब्जा कर लेंगे। तो इन सारी स्थिति परिस्थिति के बीच आप जनसंख्या विस्फोट का जो आतंक है और संपत्ति वितरण का, इस पर आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ, शुक्रिया आनंद जी, ये मौका देने के लिए कि आज मतलब इस तरीके के गंभीर विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिसके परिणाम दूरगामी भी हैं और इसके रिजल्ट जो है पीछे के लिए गए निर्णयों और बाकी चीजों पे भी निर्भर करता है। मतलब ये एक ऐसी समस्या नहीं है जो कि आज की है, दरअसल में ये आगे भी बढ़ेगी और पीछे भी रही है। चूंकि इस पे बहुत विस्तार से अरुण सर ने बातचीत की है और उनसे बेहतर तरीके से इस इकोनॉमिक पक्ष को कोई मुझे नहीं लगता कि कोई समझा पाएगा, क्योंकि हम ख्याल हैं और उनकी बातों से हम सब लोग सहमत भी हैं। और आशीष भाई ने भी जो बताया, उन सारी बातों को मैं रिपीट तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बस इतनी अपनी मेरी समझ है उस विषय पे ही बस मैं बात करना चाहूंगी कि अभी हम लोगों ने 11 जुलाई यानी कि कल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया है, और भारत अब दूसरे नंबर पे नहीं रह गया है जनसंख्या के मामले में। भारत अब पहले नंबर पे आ चुका है और इसकी जो आबादी है वो 1428 मिलियन हो चुकी है। तो आबादी बढ़ी है, पहले नंबर पे आए हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने चाइना को मतलब चाइना से कम्पीट किया है। बात ये है कि हमारी आबादी उतनी नहीं बढ़ी है कि आबादी बढ़ने की वजह से हम चाइना को छुड़ाए पीछे। बात ये है कि चाइना की जनसंख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। अब उसकी जनसंख्या में गिरावट आई है तो हमें ऑटोमेटिक ही आगे जाना था, हम गए हैं। अब बात ये है कि चाइना की जो जनसंख्या कम हुई है वो एक लंबे समय का परिणाम रहा है। वो उसका जो फर्टिलिटी रेट रहा है, लो फर्टिलिटी रेशियो गया है, वो एक लंबे समय का परिणाम रहा है। और मैं तो ये मानती हूँ कि ये जो जनसंख्या विस्फोट की बातचीत कह रहे हैं, ये पूरी तरीके से मकसद से हटाने वाली बातचीत है। देखिए, मतलब मकसद से इसलिए भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जनसंख्या मतलब युवा जनसंख्या जो है वो लगभग 68% है, यानी कि भारत युवा भारत है। इसकी आबादी
कि जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा युवाओं की है, यानी इसका मतलब ये हुआ है कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में। अब हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इतने मतलब इतने युवा होते हुए भी हम ये ढिंढोरा पीट रहे हैं और डंका बजा रहे हैं कि महाशक्ति की ओर हम महाशक्ति बन रहे हैं। हम बन सकते हैं, बनाने का विजन नहीं है, हमारी सरकारों के पास वो विजन नहीं है। हम बन सकते हैं 68% के साथ। आप काम दीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करिए, आप प्रोडक्शन पे फोकस करिए, आप करिए ये सारी की सारी चीजें और काम दीजिए। काम देंगे आप अपने वर्क फोर्स को आप सही दिशा में चैनलाइज करेंगे, हम विश्व की महाशक्ति बन सकते हैं। लेकिन समस्या तो यही है ना कि वो विजन तो होना चाहिए। मैं जब आपने मुझे बताया कि हमें इस विषय पे बात करना है, तो गैर बराबरी तो मुझे समझ में आ रहा था कि वो तो हमें दिखता है, लेकिन जनसंख्या को लेकर के मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। जनसंख्या को लेकर के मतलब दो प्रश्न बनते हैं ना इसको लेकर के, कि पहला प्रश्न ये है कि क्या जनसंख्या समस्या है, और दूसरा कि क्या इसका संबंध गैर बराबरी से है। तो पहली बात कि जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। जनसंख्या समस्या इस स्तर पे है होगी कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी सुविधा या बुनियादी सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, ये होगी। इस विषय में इस चीज को जब हम समझने की कोशिश कर रहे थे तो मेरे जहन में एक बात आई कि हमारे भारत में जिसकी 80% से ज्यादा जनसंख्या गरीब है, और बहुत ज्यादा गरीब है, कम गरीब नहीं बहुत ज्यादा गरीब है, जो कि दिन में एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से खा पा रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर पा रहे हैं। उस देश के सिर्फ 1% अरबपतियों की जो संपत्ति है, अगर वो राष्ट्रीय संपत्ति हो जाए तो क्या भारत की स्थिति में बदलाव होंगे? बस मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या जितनी प्राइवेट कंपनियां को बढ़ावा दिया गया, ये अरबपतियों को जो लाभ दिया गया है, ये लाभ भारतीय मतलब राष्ट्रीय कंपनियों को देने की खोलने की जरूरत थी। ये नहीं किया गया है। यानी कि आप अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उसका पॉपुलेशन को सही दिशा में ले जाने का आपको कोई विजन नहीं रहा, और आगे भी आप नहीं सोच रहे इन सारी चीजों को लेकर के। मैं एक चीज और भी मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आप देखिए कि जनसंख्या का संबंध जो है, जो जनसंख्या बढ़ रहा है, जो गैर बराबरी हो रही है, चूंकि गरीबी है तो जनसंख्या बढ़ेगा। अरुण जी ने और बाकी आशीष जी ने इस पे बहुत डिटेल से बात की है, तो मैं वो बात रिपीट नहीं करना चाहूंगी। गरीबी है तो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण तमाम है जो हमें समझ में आ रहा है। तो मैं जो समझने की कोशिश कर रही थी कि इस जनसंख्या का भी असर जो है गरीबों पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा महिलाओं पे पड़ रहा है। महिलाएं सीधे भुक्तभोगी होती हैं। एक तो जेंडरगत यहाँ पे जो गैर बराबरी है समाज में, पुरुषों को काम नहीं मिल पा रहा है तो महिलाओं को कैसे मिलेगा, सबसे बड़ी बात। इसलिए बेरोजगारों की संख्या में महिलाओं की आबादी ज्यादा है, पढ़ी लिखी महिलाओं की आबादी बहुत ज्यादा है। और दूसरी एक चीज मैं समझने की, मैं जो जनसंख्या देख रही थी कि आप देश में देखिए कि जहां जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, जहां भी शिक्षा का स्तर ज्यादा है महिलाओं में, वहां पे जनसंख्या भी कम है, वहां पे प्रजनन दर भी कम है। एक ये बहुत आम सी बात है कि जब आप पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में जाते हैं तो आपका एक पूरा समय जो है वो उस प्रक्रिया में जाता है, पढ़ाई लिखाई में जाता है। और प्रोडक्टिविटी का जो एज होता है वो 16 to 45-48 होता है। अब अमूमन जो शादियों का एक मतलब शादी करने का जो एज हो गया है वो 30 के आसपास हो गया है। 30, 32, 35 एक एस्टैब्लिशमेंट के बाद लोग विवाह करना चाहते हैं। तो उस तरीके से जो प्रोडक्शन की दर है वो कम हुई है, बहुत ही कम हुई है। उसकी वजह से हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ी है, मतलब जिसकी जनसंख्या हम लोग देख रहे हैं, उसमें लो प्रोडक्टिविटी रेट हम लोग शो कर रहे हैं।
और अगर ये ऐसा ही रहा, लो प्रोडक्टिविटी रेट रहा, तो आने वाले कुछ दशकों में एक इन्फ्लेशन होगा कि आबादी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से घटनी भी शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से चाइना में हो रहा है, जिस तरीके से जापान में हो रहा है, और जिस तरीके से अधिकांश देशों में हो रहा है कि वो उनकी जो जनसंख्या है वो कम हो रही है। माइग्रेशन इसलिए भी वहां पे सक्सेस है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके यहाँ लोग आए, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम हो रही है। 12 करोड़ के आसपास की जनसंख्या तो जापान की है, लगभग यूपी की जनसंख्या से आधी लगभग हम बोलेंगे। तो ये हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मतलब जनसंख्या की समस्या नहीं है। देखिए, समस्या इसके पीछे की चीजों में है कि आप जनसंख्या को नियंत्रण करने की मंशा नहीं रखते हैं, इसलिए आप भटकाते हैं, इसलिए आपको ये कहना पड़ता है, इसलिए आपको ये कहना पड़ता है कि मतलब धार्मिकता है उसको अश्लील तरीके से पेश करना पड़ता है। और और भी चीजें, आपको कांवरियों की जरूरत पड़ेगी, आपको पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे और न दे रहे हैं। नहीं तो शिक्षा का जो स्तर है, सेक्टर है, वो अपने आप में बहुत बड़ी भर्तियों की डिमांड करता है। आज के समय में भी प्राइमरी स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, वो डिमांड कर रहा है कि उसको बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती करना है, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं। रेलवे में भर्तियां नहीं हो रही हैं, स्वास्थ्य सेक्टर में भर्तियां ही नहीं हो रही है ना। नौकरी नहीं मिल रही है तो भर्तियां कैसे होगी? अब भर्तियां नहीं हो रही हैं तो लोगों का गरीबी का स्तर बढ़ना ही बढ़ना है, ये तय है, और ज्यादा बढ़ेगा, वो आक्रोश में तब्दील होगा। और उस आक्रोश को दिशा देने के लिए आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आपको लोगों की जहनियत में ये बात डालनी पड़ेगी कि दरअसल में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो बाहर से आ रहे जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, उनकी वजह से समस्या हो रही है। ये समस्या खड़ी करनी पड़ेगी ना, और इस समस्या को खड़ी कर पाने में वो लोग सफल भी रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सफल रहे हैं। अब एक चीज और भी है कि 2011 में सेंसस हुआ था, 2011 से लेकर के अभी तक का जो भी आंकड़े हैं वो सब हमारे पास पुराने आंकड़े हैं। अब उन सारे आंकड़ों के आधार पे आप जो भी नीति बना रहे हैं, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, वो आपके पास नए आंकड़े उपलब्ध न होने की स्थिति में वो सारे पॉलिसीज फेल होंगे। आपके पास तो जनसंख्या ही नहीं है, आप कैसे बनाएंगे? आपको देना है, आपको मान लीजिए कि गैस के बारे में बातचीत हो रही थी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन देना है, आपके पास जनसंख्या ही नहीं है, आपके पास आंकड़े ही नहीं है, आपके पास पता ही नहीं है कि किस तबके में कितनी जनसंख्या है, आप कैसे पॉलिसी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। यानी कि जो भी पॉलिसीज बन रही हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए बन रही हैं, और इसका सीधा का सीधा संबंध गरीबी से ही है। गरीबी है, जनसंख्या बढ़ रही है। भाई लखनऊ में हम लोगों ने काम किया, बाकी मैंने आदिवासी इलाकों में भी काम किया है। हमारे अपने घरों में हमारी एक पीढ़ी पीछे हमारी दादी और नानी को अगर देखेंगे तो हमारी दादी के भी 8 बच्चे थे, हमारी नानी के भी 9-10 बच्चे थे। ये एक सामान्य सिनेरियो था। मतलब ऐसा ये कोई हिंदू और मुस्लिम वाला मामला इसमें नहीं था। मैं जब लखनऊ में काम कर रही थी, बस्तियों में काम कर रही थी, बस्तियों में जो गरीब थे उनकी जनसंख्या तो वैसे ही थी, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। उनके घर में भी 4-5 बच्चे, 3-4 बच्चे हो रहे थे सभी के घरों में। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो है वो 50 बच्चे पैदा कर रहे हैं और आप 2 ही बच्चे पे टिके हुए हैं। भाई आप बच्चों को, गरीबों में बच्चे की जरूरत इसलिए होती है कि वो आने वाले समय में कमाने वाले हाथ को बढ़ा सके। और दूसरी बात कि हेल्थ को लेकर के इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि 4 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें 2 बच्चे मरते हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती है। ये इनसिक्योरिटी, आर्थिक गैर बराबरी, ये सारी की सारी चीजें जनसंख्या बढ़ाने में मदद करती हैं। अब जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन किसी भी तरीके का कोई हमारे पास सलूशन समझ में तो नहीं आ रहा है। सलूशन के रूप में बहकावे, और आपने अभी ये बात बोली कि जिनके बच्चे नहीं है वो मंचों पे खड़े होकर के कह रहे हैं कि तुम बच्चे पैदा करो। बच्चे लोग नहीं पैदा कर पाएंगे क्योंकि बच्चों को पालना मुश्किल हो जा रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि आप कैसे स्कूलों में 3 किताबें LKG UKG की 3-3, 4-4 हजार रुपए की आती है।
अगर आप एक मीडियम स्टैंडर्ड में बच्चों को भर्ती कराना चाहे तो ये स्थिति है। अगर आप महंगे स्कूलों में जाएंगे तो और महंगी स्थिति है। आप नहीं पाल सकते, आप नहीं पैदा कर सकते, ये स्थितियां हो गई हैं। और एक ही बच्चा काफी है, आप सही कह रहे हैं। तो मैं तो एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो बातचीत की जा रही है आजकल के समय में, क्या बातचीत की जा रही है कि 2 बच्चे होने चाहिए, 1 बच्चा होना चाहिए, जिसके 2 बच्चे से ज्यादा हैं उनको सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ कुछ क्या, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट का अधिकार भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप ये बताइए कि आप जो लोग ज्यादा डिप्राइव्ड है उनको और डिप्राइव्ड करने की आप बातचीत कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि एक बच्चा जो है वो 90% अंक नहीं लेकर के आ पाया है, तो उसकी कोचिंग छुड़वा दीजिए, उसको नौकरी पर लगवा दीजिए और बस ठीक है, उसके लिए ये है। तो राष्ट्र के रूप में आपका जो भूमिका है वो सजा देने की या बदला देने की नहीं है कि 2 बच्चे से ज्यादा हो गए तो आप उनके साथ उनको सजा देंगे या बदला लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आपकी भूमिका ये है कि आप कैसे उनकी बेहतरी के लिए, उस परिवार के लिए, क्योंकि परिवार समाज की सबसे मजबूत इकाई है। अगर आप उस परिवार को कमजोर कर रहे हैं तो आप समाज को कमजोर कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप उस परिवार को मजबूती दे रहे हैं? मजबूती देने के 3 ही कारण होंगे रास्ते। पहला रास्ता होगा आप शिक्षा व्यवस्था ठीक करिए, दूसरा रास्ता होगा आप स्वास्थ्य ठीक करिए, तीसरा होगा आप आर्थिक रूप से उनको सक्षम बनाइए, आप नौकरी दीजिए, आप दूसरे तमाम सुविधाएं मुहैया कराइए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जेंडर का जो गैर बराबरी है वो तो हमारे समाज की संरचना में बसी हुई है ना। और इन सारी समस्याओं की वजह से, जनसंख्या है, गैर बराबरी है, आर्थिक स्थितियों है, इसकी मार महिलाओं पे दोहरा तिहरा क्या बताया जाए, उसकी कोई फोल्ड ही नहीं, उसकी कोई सीमा ही नहीं पड़ती है, नई सीमा है कोई, वो जितना ज्यादा उसको भुगतती है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जनसंख्या कोई हमारे यहाँ नहीं है, हम युवा हैं, आप विजन अपना तैयार करिए, हम बेहतर करके दिखाएंगे और महाशक्तिशाली के रूप में विश्व में आ जाएंगे हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन, बात सही है। हमारा भारत युवा हो रहा है और युवा को रोजगार दीजिए, युवा को हुनरमंद बनाइए, आप उसको उत्पादकता में लाइए, उत्पादन में ये शक्ति अपनी आप विकसित कीजिए, वृद्धि कीजिए, तो हम जापान, चीन या किसी को भी हम पछाड़ सकते हैं। हमारा भारतीय युवा तो ये किसी से भी जुड़ने लड़ने के लिए तैयार रहता है। अब हम चलेंगे राकेश रंजन जी के पास। राकेश रंजन जी, आप इस पूरी समस्या को आप कैसे देखते हैं और युवा भारत को हम किस तरीके से विकास में आगे ला करके और दुनिया के पैमाने पर हम अपना परचम फहरा सकते हैं? राकेश रंजन जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, बातें तो बहुतेरे हैं और बातें जो हमारे तमाम साथियों ने अब तक कही है, तो हमको नहीं लगता है कि अब कुछ कहने के लिए बचा भी हुआ है। लेकिन जो असल चिंता है कि जनसंख्या विस्फोट की बात हो रही है, आर्थिक गैर बराबरी की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि आर्थिक गैर बराबरी जो है चरम पर है, ये तमाम बातें सही है। लेकिन सवाल जो है नियत और नीति का है, उसमें फर्क का है। सवाल है कि हमारे देश के हुक्मरान, आम जनता क्या चाहती है, युवा क्या चाहते हैं, यह अलग बातें हैं। लेकिन हमारा जो मुखिया है, हमारा जो अगुआ है, वो क्या चाहता है, यह एक बड़ा मसला है। आप देखेंगे कि आज की तारीख में जो हमारे मुखिया हैं, वो बात करते हैं आपदा में अवसर की। ठीक है, उन्होंने जब पहली बार जिम्मेदारी संभाली इस देश की, तो उन्होंने कहा कि भारत युवा भारत है और यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बातों बातों में आगे बढ़े तो फिर बात आ गई कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, अब 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लेकिन जब आप आएंगे कि तमाम जो जरूरत की चीजें हैं, जो बुनियादी मसले हैं, उनमें सबसे प्रमुख है, जो अभी गुंजन जी ने भी बातें कही है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। ठीक है,
तो सबसे पहले शिक्षा पर आइए, स्वास्थ्य पर आइए, फिर रोजगार पर आइए। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, उसकी मंशा कहाँ है और क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं आज की तारीख में कि इधर उधर की बात छोड़ दीजिए, छोटे लोगों की बात, जब हमारा देश का मुखिया खुले तौर पर एक निजी संस्थान की, निजी विश्वविद्यालय की सराहना करता है और यह कहता है कि भैया यह भारत का जो यह विश्वविद्यालय है, यह दुनिया का सबसे बेहतर विश्वविद्यालय है, तो आप यह कह लीजिए कि अब इससे आगे अब कहने के लिए क्या बातें हो सकती है। जो नई शिक्षा नीति लाई गई, बड़ी तरीके की बातें हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, सेमिनार गोष्ठी, मैंने भी कई कार्यक्रम देखा है, वहां गया भी है, लेकिन नई शिक्षा नीति का जो फलसफा है वो क्या है और जो जमीन पर है उसमें क्या बातें हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि जो हमारी सरकार है वह चाहती है कि जो भी सरकारी संस्थान है उनको हमारी शुभकामना की जल्द से जल्द आप भी निजी हो जाएं। आज की तारीख में देखिए कि हम बिहार से आते हैं, मूल रूप से हम झारखंड में काम कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो पुराने सरकारी विश्वविद्यालय हैं, पटना विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की बात कर ले, उनको नए के ग्रेडेशन में बी ग्रेड मिलता है, B+ कुछ ऐसा मिल जाता है। और वहां के आप अखबारों में देखिए सवेरे बड़ा बड़ा पहले पेज पर विज्ञापन आ रहा है, निजी विश्वविद्यालय है, उड़ान जाने कितने कमरे में चल रहे हैं, कितने भूभाग पर बसे हुए हैं, उनमें सुविधाएं हैं कि नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी है कि नहीं है, वहाँ शिक्षक क्या है। शिक्षक के बारे में तो जानकारी यहाँ तक मिल रही है कि हमारे परिचित हैं कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग संस्थान हो गए हैं, निजी विश्वविद्यालय है, वहाँ 16,000 18,000 के वेतन पर काम कर रहे हैं। अब एक शिक्षक है, प्रोफेसर है, वह 16,000 के वेतन पर काम कर रहा है, वो कैसे परिवार चला रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, फिर अपने को अपडेट कैसे रखता होगा, क्या शोध करता होगा जो जाके छात्रों को नई बात बताएं। तो कुल मिला के बातें यहाँ अटक गई। तो होता क्या है ना कि जब बाजार ने हमारी सभ्यता पर कब्जा कर लिया तो ले दे के बात वही हो गई। अब हम आ जाते हैं आपदा में अवसर की बात की। आप नोटबंदी से सीधा बढ़िए, फिर GST पर आइए, फिर कोरोना पर आ जाइए, तमाम बातें होती चली गई, बहाने भी होते चले गए, लेकिन आपदा में अवसर कौन ढूंढेगा। आपदा में अवसर ढूंढने के लिए आपके पास थोड़ा इत्मीनान भी चाहिए। अब जब कोरोना के समय में जो आपदा आई, भागे भागे जो दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई रह रहे हैं, वो पैदल अपने गांव की ओर रुख कर रहे हैं, वहां उनको कोई व्यवस्था नहीं है। जो रेल की पटरियों के सहारे आ रहे हैं उनको रास्ता नहीं देखा हुआ है, जिनको जान के लाले पड़े हैं कि हम किस तरह घर पहुंच जाए, वो आपदा में क्या अवसर ढूंढेंगे। तो आपदा में अवसर कौन ढूंढ रहा है, तो ढूंढने वाले जो मुट्ठी भर लोग हैं। जो अभी बात हुई ना कि आर्थिक गैर बराबरी की, आर्थिक गैर बराबरी की क्या स्थिति है आज के तारीख में। जो किया जाता है, आप देखेंगे कि अभी हाल ही में खबर आई थी कि अडानी साहब है, गौतम अडानी, उनकी 1 साल में संपत्ति दोगुनी हो गई। उनका जो नेटवर्थ था 58.2 अरब डॉलर था, बढ़कर के 106 अरब डॉलर हो गया। तो कहने का मतलब यह हो गया कि आजकल जो है 1 घंटा में 45 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रति घंटा 45 करोड़ रुपया कमाना, तो आपदा में अवसर कौन ढूंढ सकता है। क्रोनी कैपिटलिज्म की बात भी अभी एक साथी ने की थी जो थे वहां पर। हम तो कह रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म कहाँ, अब उससे ज्यादा आप गैंगस्टर कैपिटलिज्म मान लीजिए। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, जो एक याराना पूंजीवाद है, जो मित्र लोगों को सब कुछ दे देना है तो दे ही दे रहे हैं। बंदरगाह दे दे रहे, हवाई अड्डा दे दो, शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो, आकाश दे दो, पताल दे दो, नदी दे दो, कोयला दे दो, पेड़ दे दो, पहाड़ दे दो, तमाम चीजें दे दो। तो ये तो दोस्ताना संबंध की बात हो गई। अब तो गैंगस्टर, अब तो गुंडागर्दी की तरह है कि भैया यह चाहिए तो चाहिए, हमको इस टैक्स में इतना सुधार चाहिए तो चाहिए, इस तरीके की राहत चाहिए तो चाहिए, तमाम बातें हो रही है। और ले दे के हमको क्या करना है। आज की तारीख में जब बातें हो रही है कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, हमारी हम दुनिया में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, अब तीसरी होने के करीब है। अभी हाल ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय गए थे रूस की यात्रा पर, वहां उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत जो है घोर जो है निराशा के दलदल में डूबा हुआ था, वहां के लोग निराशा के दलदल में डूबे थे। यही कोई अगर विपक्ष के नेता जाते हैं, वही विदेश में अगर कुछ भारत के बारे में बात करते हैं, यहाँ की माने जो आर्थिक मोर्चे पर बात करें, राजनीतिक मोर्चे पर जो भी तमाम बातें हैं, तो कहेंगे देश की बातें जाके विदेश में कर रहे हैं, तमाम बातें हो रही है। तो जो ये जो तमाम बातें हैं
और जो तमाम विसंगतियां हैं इसको देखने की जरूरत है। लेकिन वही है जो नियत का जो सवाल है, आज की तारीख में गुंजन जी ने कहा जो जनसंख्या को लेकर के, हमारे बिहार से एक मंत्री जी आते हैं, वो किस विभाग के मंत्री हैं हमको नहीं लगता है कि आम जनता सब तरीके से भी जानती होगी, और वो कभी अपने विभाग के बारे में चर्चा भी नहीं करते। कैबिनेट मंत्री होते हैं, तीसरी बार जीत के संसद में पहुंचे हैं, विधायक भी रहे हुए हैं, तमाम बातें हैं, नाम भी स्पष्ट कर देते गिरिराज सिंह होते हैं, ठीक है ना। आज ही उन्होंने मीडिया से कहा कि भैया अब तो जनसंख्या पर नियंत्रण होना जरूरी है। उन्होंने एक बच्चे की बात दोहराई, उन्होंने उदाहरण चीन का दिया जब वहां सख्ती की गई थी कि नहीं भाई आपको एक ही संतान रखना है, तमाम बातें हो गई। करते करते फिर वही आ गए कि देश में इतने पंचायत हैं, वहां खास वर्ग की आबादी बहुत हो गई, तमाम चीजें हो गई। अरे भैया आप समस्या पर बात करो ना। अगर एक ही बच्चे की जरूरत है और इस हर एक लोगों को रखना चाहिए तो तमाम भारतीय पर यह लागू होगा ना। यह फिर उस जिले में कहाँ आ गई बात, उस जिले में उनका इशारा साफ तौर से मुसलमानों के प्रति था, उसके बारे में वो कह रहे थे, अल्पसंख्यक के बारे में कह रहे थे। तो आज के तारीख में ऐसी बात नहीं है, अभी चर्चा में भी बातें आई है, अब वो बातें खत्म हो गई। तमाम बातें, जब वो कुरीतियों की बातें थी, रूढ़िवादिता की बातें थी, अब सब लोग जागरूक हुए हैं, परिस्थितियां बदल रही है। लेकिन ले दे के बात वही हो गई जो मूल बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है और रोजगार की बात है। तो बस शिक्षित होंगे, शिक्षा की व्यवस्था करिए। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये बिहार से जनता दल यू के राज्य कार्यकारिणी सदस्य जगनारायण सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनीलम। तो डॉक्टर सुनीलम साहब आपकी टिप्पणी, उसके बाद चलते हैं जगनारायण जी के पास। जी मैं संक्षिप्त 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जनसंख्या की जब भी बात होती है तो जैसा अभी रंजन जी ने कहा वो मुसलमानों पे फोकस्ड होती है, और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली इसे मानते हैं कि देश की सब समस्याओं की जड़ जो है वो जनसंख्या है। और इसलिए हम लोगों ने ये प्रश्न रखा कि क्या हमारे पास में जनसंख्या को रोकने का भी कोई मॉडल है। और चाइना के अंदर जिस तरीके का प्रयोग हुआ, तो अब वो एक बच्चा वाला जो उनका अपना पॉलिसी थी, अब वो कहते हैं कि वो फेल हो गई। उससे बहुत बड़े पैमाने पर जो है एजिंग की समस्या वहां पर पैदा हो गई है, और अब जो स्थिति बनी है वो उसका बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे यूरोप के अंदर बढ़ावा देने की पॉलिसी है कि संख्या परिवार की बढ़ना चाहिए, और जो जिस परिवार में ज्यादा से ज्यादा संख्या होगी एक तरीके से उससे सम्मान की नजर से देखा जाता है। तो ये एक यूरोप का पूरा अनुभव है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये जो पॉपुलेशन का जो पूरा सवाल है, यहाँ पर ये सब बातें आ ही चुकी होंगी कि वो सीधा सीधा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और हेल्थ की फैसिलिटीज के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं ऐसे तमाम सारे परिवारों को जानता हूं कि जो है चाहते थे कि उनका परिवार का विस्तार ना हो, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के प्रॉब्लम के चलते जो है हुआ। और जो है इसके अंदर तमाम सारे जो एक क्या कहा जाए, स्वास्थ्य विभाग जो काम इसमें करता रहा है वो कई जगह पर उसमें असफलता दिखाई पड़ती है। मैं जो गैर बराबरी का जो सवाल है उसको लेकर भी मुझे ये कहना है कि सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो है 3 आना बनाम 15 आना की बहस छेड़ने का काम किया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि कुल मिलाकर के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर जो है 25,000 रुपया दिन खर्च होता है, और औसत आदमी जो है उसकी आमदनी उससे बहुत कम है। लेकिन आज अगर हम देखें तो जो सत्ताधीश हैं, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर तो एक दिन का करोड़ों रुपया आज खर्च हो रहा है। और अगर हम फिजूल खर्ची के तौर पर अगर हम पूरी बहस को देखें गैर बराबरी की, तो अभी आजकल जो है अंबानी की शादी चल रही है, और अंबानी की शादी जो है उसमें मतलब हजारों करोड़ रुपया में खर्च किया जा रहा है। तो फिजूल खर्ची के ऊपर किसी स्तर के ऊपर बहस जो है वो लगभग समाज में बंद हो गई है। समाजवादियों ने जो है इस बहस को चलाया था,
गांधीवादियों ने एक सादगी का जीवन जी के जो है उसे बताया था। लेफ्ट के लोगों ने भी बहुत सादगी का पूरा जीवन जिया, लेकिन फजूल खर्ची के खिलाफ में जिस किस्म के एक सामाजिक दबाव की जरूरत है कि भाई जो जितना ज्यादा खर्च कर रहा है वो उतना ऊपर जा रहा है, मतलब सामाजिक स्तर के ऊपर, इसके ऊपर कहीं ना कहीं पर रोक लगाने की जरूरत है। और ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी है, मुझे लगता है कि जब हम गैर बराबरी की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली में जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने, पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत सरकार ने जो पॉलिसियां अपनाई वो जो है यूरोप और अमेरिका का उनका पूरी तरीके से जो है ये था। और यूरोप और अमेरिका के अंदर उन्होंने जो डेवलपमेंट का मॉडल अपनाने का काम किया, वो मॉडल इस तरीके का था जिस मॉडल के अंदर अधिक से अधिक पूंजी लगाने की बात थी, टेक्नोलॉजी जो है उच्चतम इस्तेमाल करने की बात थी और मिनिमम मैन पावर के इस्तेमाल की बात थी और रिसोर्सेस के सवाल का रहा। तो अभी सवाल ये है कि भारत के अंदर तो श्रम शक्ति जब इतना ज्यादा है तो आपको जो भी पॉलिसी अगर आपको बनानी है तो आपको इस तौर पे बनानी पड़ेगी कि अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सके। हम लोग उससे तो बहुत दूर हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो है 40 लोगों की जो है भर्ती होनी थी, लेकिन वहां पर जो है हजारों लोग पहुंच गए। गुजरात के अंदर वो वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुआ। हम लोगों ने तमाम सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर छोटी छोटी नौकरियों के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी जो क्वालिफाइड लोग हैं वो भी अप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी मतलब एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल जो है वो भी एक इसके साथ में जुड़ा हुआ सवाल है। मतलब लोगों के पास में क्रय शक्ति ही नहीं है और इसलिए जो है पॉपुलाइजेशन की स्थिति है। यहाँ पर अगर 50% बच्चे या 70% महिलाएं जो हैं वो कुपोषित हैं या वो एनीमिक हैं, तो उसका इसी से पूरा सीधा सीधा संबंध है कि कोई मिनिमम वेज की भी गारंटी नहीं है। तो मिनिमम मैक्सिमम की तो भी कोई लिमिट नहीं है और मिनिमम की कोई गारंटी नहीं है। रोजगार गारंटी जो 100 दिन की लाई गई उसके ऊपर भी कभी पालन हुआ नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर शायद ये बात इस चर्चा में आ गई होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मजदूर हैं, इन मजदूरों को क्योंकि इनका राशन कार्ड नहीं बना है इसलिए इनको 1 और 2 रुपए किलो का अनाज नहीं दिया जा रहा। और ऐसे कम लोग नहीं है, 8 करोड़ लोग हैं। तो उसने ये कहा, तो भारत सरकार ने ये कहा कि भाई हमारे को तो जो है अपना जो 28 करोड़ 60 लाख लोगों का जो हमारा ई श्रमिक पोर्टल है, हम अभी उसको जो है उसमें KYC की जांच वगैरह का काम कर रहे हैं, हम इसलिए ये काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, साइमल्टेनियसली आपको करना पड़ेगा। इन सब लोगों के जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्देश दिया है कि इन सबके वो राशन कार्ड बनाने का काम करें। तो हम लोग कहाँ अटके हुए हैं कि जो मजदूर शहरों को बनाता है, हम जो है जो अप्रवासी जो मजदूर हैं, मतलब जो गांव से आते हैं, पलायन करके आते हैं क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं होता, उन लोगों का रोजी रोटी का भी इंतजाम करने की स्थिति में भारत सरकार, जिसका बजट 45 लाख करोड़ का है, वो करने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाने की हम लोगों को जरूरत है कि गैर बराबरी के सवाल को भी एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसे एड्रेस करने को तैयार नहीं है। माफ करिएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है गैर बराबरी को खत्म करना उनके एजेंडा में ही नहीं है ना। मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये इश्यू ही नहीं है। कहीं पर फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात ही नहीं है। जो पार्टियों की जो रैलियां होती हैं, मोदी जी की एक रैली अगर आप देखें तो 5 और 10 करोड़ से लेकर के मतलब और भी ज्यादा जो है लंबा एक खर्चे का ये रैली है। जो छोटी मोटी एक सादगीपूर्ण रैलियों का दौर लगभग सभी पार्टियों के लिए खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जो पूरा पॉलिटिक्स के अंदर जो पूरी संस्कृति है वो फजूल खर्ची के ऊपर आधारित है। वो पूरी तरीके से जो ब्लैक मनी है, कॉर्पोरेट मनी है, एक अंधाधुंध पूंजी से जो उन्होंने मुनाफा कमाई है, उसके खर्चे से वो पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। ये बच्ची बार बार आ रही है ना, ये बच्ची है यहाँ पर, ये बच्ची जो है पैसा मांग रही है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, ये बच्ची का खाने का इंतजाम नहीं है।
अब ये बच्ची, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो जो है वो बच्ची जो है यहाँ पर आई है कि भाई आप मेरे को कुछ पैसा करिए। वो अपना टाटा बाय बाय भी सबको बोलना चाहती है दर्शकों के लिए, और वो भी इस शो के अंदर है, बहुजन संवाद में, और ये सब लोग हैं। ये देखो, आपको सबको जो है वो बोल रही है। ये जो ऐसे बच्चे हैं, है ना, जिनको स्ट्रीट चिल्ड्रंस करके जाना जाता है, इनका जो है कोई, जैसे कहा जाए, माई बाप नहीं है। माई बाप नहीं है मतलब कि स्टेट भी इनकी चिंता करने को तैयार नहीं है। तो हम लोगों का कल्याणकारी राज्य का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वही असल में पूरी तरीके से खतरे में पड़ गया है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये चर्चा आगे बढ़ाने का काम तिवारी जी करिए। मैं एक मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ और मुझे एक जगह पर पहुंचना है, इसलिए मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया तिवारी जी। जयनारायण सिंह जी के पास। जयनारायण सिंह जी, कल हम लोगों ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया और दुनिया में हम 1 नंबर पर आ गए जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन हम जनसंख्या के हिसाब से 1 नंबर पर इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ी है। हमारा इसलिए आए हैं कि चीन की जनसंख्या कम हो गई है, वहाँ की फर्टिलिटी रेट कम हो गया। तो आपका आज के विषय में टिप्पणी जयनारायण जी। तिवारी जी, जिस तरह की दुनिया में इकोनॉमी, संस्कृति, टेक्नोलॉजी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, ये काकतालीय न्याय पर व्यवस्था चल रही है। एक काकतालीय न्याय होता है, तो ये दुनिया अभी काकतालीय न्याय पर भटक रही है, इधर से उधर घूम रही है। काकतालीय न्याय का मतलब दैव संयोग। तो इस देश में या दुनिया में जो चीजें घटित हो रही हैं, एक तरफ तो हम इस देश के पॉलिटिकल पार्टी पर भरोसा करके खड़े हैं और नागरिक समाज और राजनीतिक समाज में नागरिक समाज पिछड़ गया है और राजनीतिक समाज उसके ऊपर खड़ा है। पहले नागरिक समाज से, सिविल सोसाइटी से पॉलिटिकल सोसाइटी का भाग तय किया जाता था। आज क्या है कि पॉलिटिकल सोसाइटी सिविल सोसाइटी का फेट तय कर रही है। तो ऐसे दौर में जनसंख्या को रोकना या बढ़ना, घटना, ये सामान्य घटना है। अब देखिए, शिक्षा का जहां तक प्रभाव है, उसके प्रभाव बढ़ने से हमारे बिहार में 2% प्रजनन दर कम हुआ है। क्योंकि हम लोग जब सरकार में आए थे, नीतीश कुमार जी, तो 40% साक्षरता दर था। आज हमारा साक्षरता दर 70 के आसपास है। तो इससे एक रोकने का प्रयास हुआ। एक बहस चली थी कि कानून बना करके इसको रोका जाए, तो कानून बना के चाइना में रोका गया। तो हमारी पार्टी, हम लोग ये मानते हैं कि चेतना विकसित करके भी इसको रोका जा सकता है। और जनसंख्या विस्फोट का जहां तक सवाल है, दुनिया में कुछ देश हैं कि वो हैंड्स जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं और हम लोग जनसंख्या के मार से परेशान हैं। तो इसलिए यहाँ तो अव्यवस्था जो है, ये अव्यवस्था कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूटी एंड चेंज में चल रही है। इसलिए हम लोग इस देश की व्यवस्था में और खास करके एशिया में भारत काकतालीय न्याय पर चल रहा है। तो दैव संयोग जैसे न्याय में तिवारी जी, इसका कोई अभी तत्काल निदान तो नहीं दिख रहा है। अब बताइए कि नागरिक समाज का कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ पर राजनीतिक समाज हावी हो गया है। तो ऐसे जग में जब तक कोई सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट बड़ा नहीं खड़ा होता है, तब तक नागरिक समाज का अस्तित्व और महत्व नहीं दिखाई देगा। तो देश में या समाज में इस तरह का संतुलन बनाना कठिन काम है। इसलिए जनसंख्या का वृद्धि ही नहीं है, धन का भी वृद्धि हुआ है। लेकिन आज तो धन के बंटवारे का संघर्ष चल रहा है दुनिया में। आज धन बंटवारे का संघर्ष चल रहा है। हर जगह तूफान है, हर जगह हंगामा चल रहा है, कहीं शांति नहीं है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी और जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो चरमरा रही है और किसी तरह से काम चल रहा है। इसलिए हम इसको काकतालीय न्याय कहते हैं कि ये काकतालीय न्याय पर, ये दैव संयोग से व्यवस्था चल रही है, ये हमारा समाज चल रहा है। अब इस काकतालीय न्याय में अब जब दैव ही जानते हैं, तो इसका व्याख्या और इसका विश्लेषण करके हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरी समझ है कि इस देश को ये काकतालीय न्याय से
संचालित समाज है, राज है। अब इस पर देखिए कि ये दैव